दोस्तों नमस्कार। क्लास 12th के हिस्ट्री के पार्ट फर्स्ट के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुहरें, लिपि तथा बाट। मुहरें और मुद्रांकन। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी ढील, थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर या एक से अधिक मुहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्य रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। मित्रों, मुहरें और मुद्रांकन के इस पैराग्राफ में, इस अनुच्छेद में हमें बताया गया कि जब एक जगह से दूसरे जगह को पैकेट को भेजा जाता था, थैलों को भेजा जाता था, तो उस पर मुद्रांकन किया जाता था, मुहर मारी जाती थी और वो अपने गंतव्य जहाँ उसको जाना होता था वहाँ पहुँचने के बाद ही यदि वो खोली गई उसके तो ऐसा समझा जाता था कि बीच में कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई सामान इधर से उधर या गायब नहीं हुआ है, निकाला नहीं गया है। नेक्स्ट है एक रहस्यमय लिपि। सामान्यतः हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह भी सुझाव दिया कि इस पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांशतः अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाली, जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मुहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। यहाँ की जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है लिखने की, वो चित्रात्मक थी। इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें लगभग 375 से 400 नियर अबाउट जो चिन्ह होते थे, चित्र होते थे, वो हैं और दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। ऐसा इसलिए कहा गया है कि दाईं ओर ज़्यादा जगह देखने को मिलती है और बाईं ओर कम। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मुहरें, तांबे और औजार, मर्तबानों के आवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, अस्थिछड़ें और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट्ट। याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? इसमें हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो वस्तुएं होती थीं उन पर लिखा जाता था और जो नष्ट हो गई थी उन पर भी ऐसा अनुमान है कि लिखा गया होगा। तो क्या वहाँ पे जो लिटरेसी है, साक्षरता है, वो बहुत ब्रॉड पैमाने पे थी, ज़्यादा थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है बाट। बाट जिसे नाप तौल करते हैं। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 6, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। मीन्स तराजू जो जिसको लीवर कहते हैं, वो सब मिले हैं यहाँ पे, जिससे नाप तौल की जाती थी। देखते हैं प्राचीन सत्ता। यहाँ पे जो
एम्परर थे या फिर जो पावर में थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही लें, जैसा कि मृद भांडों, मुहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थीं। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थीं। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? जो पब्लिक प्रॉपर्टी की चीज़ें होती थी उसको एक ऑर्गेनाइज्ड के रूप में बनाया जाता था, तो इसके पीछे किसी न किसी का हाथ रहा होगा। संभवतः वो पावर में रहे होंगे, वो अथॉरिटी में रहे होंगे, या हो सकता है वो राजा के टाइप के लोग रहे हों। नेक्स्ट है प्रासाद तथा शासक। प्रासाद मीन्स होता है महल, घर, मकान। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पूरा तात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। हम जल्दी से इस पर कोई अनुमान, कोई क्लियरिटी पर नहीं पहुंच सकते कि क्या हुआ रहा होगा। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबद्ध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 23 पर, हड़प्पा सभ्यता की आनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। यहाँ जो कार्य होते थे ऐसा लगता है कि क्या वही करवाते थे या फिर दूसरे लोग करवाते थे जो पावर में नहीं हैं। कुछ पुरातात्विक इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे। यहाँ पे जो पावर है किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी। दूसरे लोग मानते हैं कि कई लोग यहाँ पावर में थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरा वस्तुओं में समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए गए तथा कार्यान्वित किए जाते रहे होंगे। नेक्स्ट है सभ्यता का अंत। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के क्षेत्र में 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वो 1900 ईसा पूर्व भी अस्तित्व में थी, ऐसा अनुमान किया जाता है। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृतियों में बदलाव आया था, जैसे कि सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मुहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था।
आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं अब बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद यहाँ जो सिविलाइजेशन आई उसको उत्तर हड़प्पा या पोस्ट हड़प्पा अनुवर्ती या पोस्ट कल सिविलाइजेशन कहा गया। ये परिवर्तन कैसे हुए, प्रश्न उठता है ये परिवर्तन कैसे हुए। इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना या भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मुहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृद भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी मीन्स 1000 ईयर से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। जो नई सिविलाइजेशन आई उसके बारे में बात हो रही कि 1000 साल लगे उसको इस फिर से स्थापित होने में। अटैक यहाँ पे हुए उसके साक्ष्य के रूप में हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। एक आक्रमण की साक्ष्य। डेडमैन लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। यह वह बिंदु जहां एक गली पश्चिम की ओर मुड़ती है। 4 फीट या 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली हैं। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थीं। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पाया हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थिपंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। बहुत समय पश्चात 1947 में IREM व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अथवा गढ़ विध्वंसक कहा गया है। ये दुर्ग कहाँ हैं या थे? पहले यह माना गया था कि ये मिथक मात्र थे। हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों, जो हाल की अभी खुदाई हुई, इससे ये पता चला मानो परिदृश्य बदल दिया। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदी की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई हो सकता है? जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक ह्रास ने इसे कमजोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में नरक संहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया था कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबद्ध नहीं थे। हालांकि इनमें से 2 से निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली हैं वे इंगित करती हैं कि ये अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए समाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबद्ध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं हैं। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिक
के सब नहीं हैं। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों का सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है। मतलब ये है कि पहले ऐसा कहा गया कि एक अटैक हुआ था, लोगों के अस्थिपंजर एक साथ बच्चों के, महिलाओं के पड़े हुए थे। बाद में पता चला कि ये एक ही समय के नहीं हैं, ये अलग अलग टाइम के हैं। तो इनकी व्याख्याओं में परिवर्तन भी होता रहता है, अर्थात कहने का मतलब इतिहास भी बदलता रहता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों बाद, हजारों साल बाद रहना आरंभ किया, तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। कभी कभी जब वहाँ पे खुदाई हुई तो कुछ चीज़ें मिली, तो इससे कोई चूँकि लोगों ने कोई अर्थ नहीं लगाया। बाद में क्या हुआ हम फिर देखने चल रहे हैं। कनिंघम का भ्रम। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य तथा अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। उसका इंटरेस्ट जो जब महात्मा बुद्ध के आसपास जो समय था उसमें थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थीं। हड़प्पा जैसे पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। कनिंघम चूँकि जो लिखित रिटन एविडेंस मिलते थे उसी को ज़्यादा रुचि लेता था उसी में। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ चीनी यात्रियों के कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिले और ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो उसके लिए तो ये अजीब बात हुई। पर इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थीं और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थीं, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थीं। कनिंघम की नज़रों से भी ये वस्तुएं एक बार गुजर चुकी थीं, कभी कभी उसको मिलती थीं, लेकिन कनिंघम ने उस पर इतना गौर नहीं किया कि ये और भी प्राचीन 6वीं शताब्दी के पहले की भी वस्तुएं हो सकती थीं। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान दिया पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। अध्याय 2 में हम लोग इसको देखेंगे।
उसकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मुहरें खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबद्ध थीं। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मुहरों को के समान मुहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जैसा कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मुहरों जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मुहरें मिली थीं। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। मित्रों, उसके पहले जो मेसोपोटामिया जो कि ईरान में है, दजला और फरात नदियों के बीच में है, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। वहाँ की मुहरें और हड़प्पा सभ्यता की मुहरें से ऐसा लगा कि ये सभ्यताएं समकालीन थी, कंटेम्प्ररी थी, साथ में थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे वहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। कनिंघम के बाद जॉन मार्शल ने हमने देखा कि इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने काम किया। और हम यहाँ देख लेते हैं पुरास्थल टीले स्थल। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। पुरातात्विक स्थल कैसे बनते हैं ये बताया गया है कि जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनको जब हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तब वो धीरे धीरे इस तरह से पुरातात्विक हो जाती हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। अल्पकालीन तथा या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमि खंड के रूप में बदलाव आ जाता है और इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरा वस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरा वस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंड से संबद्ध किया जा सकता है, जिससे एक पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि टीले का स्तर विन्यास, एक परत पे दूसरी परत किस तरह से बनती गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पैरा। मार्शल पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित और क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबद्ध होने पर भी एक
इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। नई तकनीकें तथा प्रश्न 10.3 1944 में 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने IREM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के अस्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्वविद की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरा स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ, जो कि गुजरात के में है, कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आईं तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में हुए धौलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्यों के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। मित्रों, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।